सबसे पहले राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा किन महीनों में होती है? तो राजस्थान में जो पश्चिमी विक्षोभ है उनसे वर्षा होती है उसे क्या कहते हैं? तो वर्षा होती है उसे मावठ कहते हैं। मावठ कहते हैं। और राजस्थान में उसे और भी क्या कहते हैं? तो उसे गोल्डन ड्रॉप्स भी कहते हैं। गोल्डन ड्रॉप्स भी कहते हैं। तो कौन से महीने में होती है? जुलाई अगस्त, अप्रैल मई, दिसंबर जनवरी, सितंबर अक्टूबर। तो पश्चिमी विक्षोभों के कारण हमारे राजस्थान में शीतकालीन वर्षा होती है। शीतकाल में जो वर्षा होती है उसे मतलब कि मावठ कहते हैं, वो दिसंबर और जनवरी में होती है। ये जो वर्षा है वो किन फसलों के लिए मतलब कि अच्छी है? चना और गेहूं के लिए। चना और गेहूं के लिए बहुत लाभदायक मतलब कि वर्षा होती है, मावठ की वर्षा। जो क्या किससे होती है? जेट स्ट्रीम पवनों के कारण या पश्चिमी विक्षोभों के कारण होती है, जिन्हें राजस्थान में गोल्डन ड्रॉप्स भी कहा जाता है। अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है? तो राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान है वो किस नदी बेसिन का भाग है? चंबल, बनास, लूनी, माही। तो मालपुरा करौली का मैदान जो है वो किस नदी बेसिन का भाग है? तो ये हो जाएगा हमारे बनास नदी बेसिन। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बनास नदी बेसिन का भाग है मालपुरा करौली। और जो नदी बेसिन है उनमें सबसे बड़ा नदी बेसिन बनास का है। राजस्थान में सबसे बड़ा नदी बेसिन किसका है? तो बनास का है। नदी बेसिन ये हमारे बनास का है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, चारों ओर से पहाड़ियों से घिरे हुए उदयपुर बेसिन को स्थानीय भाषा में किस नाम से जानते हैं? भाकर, पोराट, कीरवा, वागड़। तो चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र जो है उसको गिरवा कहते हैं। उदयपुर में तस्तरीनुमा पहाड़ियां उन्हें गिरवा के नाम से जाना जाता है और क्षेत्र को गिरवा कहते हैं। और बात करें भाकर की तो सिरोही में तीव्र ढाल वाली पहाड़ियां, तीव्र ढाल वाली पहाड़ियां जो हैं वो क्या कहलाती है? भाकर कहलाती हैं। अगला प्रश्न, पोराट का पठार। पोराट का पठार जो है वो कुंभलगढ़ और घोगुंदा के मध्य का पठार, कुंभलगढ़ और घोगुंदा के मध्य का पठार पोराट का पठार कहलाता है। वागड़ क्षेत्र हमारे डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र, डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला क्षेत्र वागड़ कहलाता है। अगला प्रश्न हमारा, तो अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से राजस्थान के किस जिले में भूरी रेतीली कच्छारी मृदा का विस्तार नहीं है? राजस्थान का कौन सा जिला है जिसमें भूरी रेतीली कच्छारी मृदा नहीं पाई जाती? अनूपगढ़, डींग, खेरतल तिजारा, बीकानेर। तो कौन से जिले में भूरी रेतीली कच्छारी मृदा नहीं पाई जाती? बीकानेर। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, बीकानेर में नहीं पाई जाती। अनूपगढ़, डीग, खेरतल तिजारा, जयपुर, अलवर, इनमें ये मृदा पाई जाती है भूरी रेतीली कच्छारी मृदा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, बांगली बांध किस नदी पर स्थित है? जो बांगली बांध है वो किस नदी पर बना हुआ है? बांडी नदी, सूगड़ी नदी, काली सिंध नदी, कालीशील नदी। बांगली बांध जो है वो किस नदी पर बना हुआ है? सूगड़ी नदी पर। बांगली बांध जो है सूगड़ी नदी पर बना हुआ है। कहाँ पर है? पाली में। बांगली बांध कहाँ है? जालौर में। सूगड़ी नदी पर बना हुआ है। बांडी नदी पर, ये लूणी की सहायक नदियां हैं दोनों, बांडी और सूगड़ी। बांडी नदी पर हमारे कौन सा बांध है? हेमावास बांध। हेमावास बांध बना हुआ है। और बांडी नदी जो है रंगाई और छपाई के कारण सबसे ज्यादा राजस्थान की प्रदूषित नदी है। काली सिंध नदी हमारे झालावाड़ क्षेत्र में है। काली सिंध और आबू के संगम पर हमारे झालावाड़ दुर्ग है। बाकी कालीशील नदी कहाँ है? आप कमेंट करके बताइए। कालीशील नदी है मतलब कि महत्वपूर्ण नदी है क्योंकि इसके किनारे कैला देवी का मंदिर है। कैला देवी मंदिर स्थित है इसके किनारे। कहाँ पर स्थित है? कमेंट करके जल्दी बताइए। बात करते हैं अगले प्रश्न की। नवलखा सागर झील किस जिले में स्थित है? नवलखा सागर झील कोटा, धौलपुर, उदयपुर, बूंदी। तो नवलखा सागर जो झील है वो किस जिले में स्थित है? बूंदी में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बूंदी में पड़ती है नवलखा सागर झील। और बूंदी जो है, बूंदी को क्या कहते हैं? बावड़ियों का शहर भी कहते हैं। उदयपुर को झीलों की नगरी कहते हैं। उदयपुर में हमारे नवलखा बाग स्थित है। नवलखा महल स्थित है। नवलखा महल जो है वो स्थित है कहाँ पर? उदयपुर में। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है, राजस्थान के कौन से जिले में नर्मदा नहर परियोजना के अंतर्गत किए गए हैं? राजस्थान का कौन सा जिला है नर्मदा नहर परियोजना के अंतर्गत आता है? डूंगरपुर बांसवाड़ा, कोटा झालावाड़, झालावाड़ बाड़मेर, प्रतापगढ़ उदयपुर। कौन सा जिला जो है नर्मदा नहर परियोजना के अंतर्गत आता है? तो जालौर बाड़मेर। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जालौर बाड़मेर जो है वो हमारे नर्मदा नहर परियोजना के अंतर्गत आता है। नर्मदा नहर की हमारे राजस्थान में लंबाई है 74 किलोमीटर। और नर्मदा नहर से हमारे राजस्थान में फुहारा जो स्प्रिंकलर सिस्टम है, फुहारा पद्धति से सिंचाई होती है। स्प्रिंकलर पद्धति से सिंचाई होती है नर्मदा नहर परियोजना से। और नर्मदा नहर परियोजना की बात करें, नर्मदा नहर परियोजना जो है कितने राज्यों की है? ये 4 राज्यों की है। कौन कौन से? राजस्थान, गुजरात, एमपी और महाराष्ट्र। 4 जिलों की संयुक्त परियोजना है नर्मदा नहर परियोजना। अगला प्रश्न हमारा, तो अगला प्रश्न है,
राजस्थान का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र कोटा, सवाईमाधोपुर, डूंगरपुर, उदयपुर। तो सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? हमारा हो जाएगा उदयपुर। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उदयपुर। उदयपुर के बाद में कौन सा है? प्रतापगढ़। उसके बाद में कौन सा है? अलवर। ये जो है सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले हैं। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न है चंबल और माई सुगंधा किस फसल की उन्नत किस्में हैं? जो चंबल और माई सुगंधा है वो किस फसल की उन्नत किस्में हैं? चना, सरसों, चावल, गन्ना। तो चंबल और माई सुगंधा जो है किसकी उन्नत किस्में हैं? तो ये हो जाएगी हमारे चावल की। चावल की उन्नत किस्में हैं चंबल, माई सुगंधा। तो दो और एक तो कावेरी और नरमा। ये जो है वो किसकी फसलें हैं? चावल की, मतलब कि अच्छी फसलें हैं। इसके अलावा परमल ये भी हैं, इसके अलावा और भी हैं, परंतु मेन जो चंबल और माई सुगंधा और कावेरी ये प्रमुख हैं। अगला प्रश्न, रोहिल और सुहागपुरा इलाके में किस खनिज की खान है? रोहिल और सुहागपुरा, थोरियम, यूरेनियम, बेरिलियम, अभ्रक। रोहिल और सुहागपुरा जो है कहाँ पर स्थित है? ये दोनों हमारे सीकर में है। रोहिल खान जो है वो किसकी खान है? यूरेनियम की खान है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यूरेनियम की खान है रोहिल या सुहागपुर खान। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान में मिनी एग्रो फूड पार्क कहाँ स्थित है? जो राजस्थान में मिनी एग्रो फूड पार्क है उसका विकास कहाँ हुआ? नीमराना, किलोट, निवाई, रानपुरा। तो राजस्थान में मिनी एग्रो फूड पार्क जो है वो कहाँ पर है? निवाई टोंक में। हमारे राजस्थान में मिनी एग्रो फूड पार्क जो है वो निवाई टोंक में स्थित है। बाकी बात करें हमारे तो रानपुरा कोटा में फर्स्ट जो है वो कौन सा पार्क है? एग्रो फूड पार्क है। फर्स्ट एग्रो फूड पार्क है कौन सा? तो रानपुरा कोटा में। सबसे छोटा भी यही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है हमारा 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात क्या है? 928, 789, 943, 994। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात, आप सभी कमेंट कीजिए, चारों ऑप्शनों में से ही आंसर है। हम राजस्थान के लिंगानुपात की बात करें, ये हो जाएगा 928। 928 जो है वो राजस्थान का लिंगानुपात है। 994 जो है डूंगरपुर का ग्रामीण लिंगानुपात है 994। और 943 ये भारत का है। भारत का लिंगानुपात 943 है। राजस्थान और भारत के बीच में अंतर कितने का है? 15 का अंतर। ये भी पूछा गया है प्रश्न है, कितना का इन दोनों में अंतर है। अगला प्रश्न हमारा, तो अगला प्रश्न कौन सा है? राजस्थान में प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? अमर सागर, देवगढ़, बीठली, अकल। प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? अमर सागर, जैसलमेर में। अमर सागर कहाँ पर है? जैसलमेर में। देवगढ़ प्रतापगढ़ में भी स्थित है हमारे पवन ऊर्जा परियोजना। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है, राजस्थान में प्रसाद योजना में कौन सा शहर शामिल नहीं है? जो प्रसाद योजना है उसमें कौन सा शहर शामिल नहीं है? बात करते हैं जयपुर, अजमेर, अलवर, उदयपुर। तो प्रसाद योजना में कौन सा शहर शामिल नहीं है? तो प्रसाद योजना में कौन सा शामिल है, ये हमारा एक क्वेश्चन हो जाएगा। प्रसाद योजना में कौन सा शहर शामिल है? नहीं है, मतलब राजस्थान का एकमात्र शहर शामिल है। राजस्थान का एकमात्र शहर शामिल है कौन सा? अजमेर। प्रसाद योजना में एकमात्र शहर शामिल अजमेर है। भारत की योजना है प्रसाद योजना, राजस्थान का एक ही शहर शामिल है इसमें। अगला प्रश्न, अंग्रेजों द्वारा मेवाड़ भील कोर्ट की स्थापना किस वर्ष की गई? जो अंग्रेजों द्वारा मेवाड़ भील कोर्ट की स्थापना है 1850, 1839, 1841, 1858। तो अंग्रेजों द्वारा मेवाड़ भील कोर्ट की स्थापना कब की गई? तो ये की गई हमारे 1841 में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 1841 में कहाँ पर की गई? खेरवाड़ा उदयपुर में की गई। और ये किसके शासनकाल में की गई? महाराणा सरदार सिंह के शासनकाल में। और बात करें इसकी, तो इसका गठन कब किया गया था? 1837 में इसका गठन किया गया था। यह प्रश्न भी पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न 616वां प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय बड़लू का युद्ध किन के बीच में हुआ था? मारवाड़ और आहुआ, मारवाड़ एवं कोठरिया, मारवाड़ एवं आलन्यवास, मारवाड़ एवं अशोक। तो 1857 की क्रांति के समय जो है वो हमारे बड़लू का युद्ध जो है वो किनके बीच में हुआ था? तो बड़लू का युद्ध हुआ था हमारे किसके बीच में? मारवाड़ और अशोक के बीच में। अशोक का संबंध कौन था? शिवनाथ सिंह अशोक, इसके बीच में और मारवाड़ के बीच में, मारवाड़ी सेना के बीच में हुआ था। शिवनाथ सिंह अशोक ने आत्मसमर्पण कर दिया था। ये कब हुआ था? 10 अक्टूबर 1857 को ये युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा सत्यार्थ प्रकाश की रचना कहाँ की गई? सत्यार्थ प्रकाश कहाँ लिखा गया? अजमेर, उदयपुर, जयपुर, करौली। तो स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा सत्यार्थ प्रकाश की रचना कहाँ की गई? तो ये हमारी की गई उदयपुर में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, उदयपुर के नवलखा महल में। उदयपुर के नवलखा महल में हमारी किसकी मतलब की गई? सत्यार्थ प्रकाश की
रचना की गई। और बात करें इसकी, तो ये इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ, तो अजमेर से। इनकी मृत्यु के बाद इनका प्रकाशन अजमेर से 1889 में हुआ, 1889 में हुआ। और किसके द्वारा, मतलब कि किससे किया गया, इनके द्वारा स्थापित वैदिक यंत्रालय, इनके द्वारा स्थापित वैदिक यंत्रालय प्रेस जो थी उसके द्वारा। और कब स्थापना हुई थी, 1880 में इसकी स्थापना हुई थी वैदिक यंत्रालय की। और 1889 में इसका प्रकाशन हुआ था। ये लिखी तो ये किस भाषा में लिखी, तो ये हमारे हिंदी भाषा में की गई थी, और हिंदी भाषा में लिखी गई थी, परंतु इसका प्रकाशन हमारे संस्कृत भाषा में हुआ था। यह भी आपको याद रखना है, इसका प्रकाशन संस्कृत भाषा में हुआ था। नवलखा महल उदयपुर में इसका द्वितीय संस्करण लिखा गया। और बात करें तो जो वैदिक यंत्रालय है उससे मतलब कि इसका प्रकाशन किया गया। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है, किसकी बरेली के जेल में अनुवांशिक यातनाओं के कारण, ये हमारे क्या है, अमानुषिक यातनाओं के कारण मृत्यु हो गई थी। तो प्रताप सिंह बारट, केसरी सिंह बारट, अर्जुन लाल सेठी, विजय सिंह प्रतीक। तो किसकी जो है वो मतलब कि अमानुषिक यातनाओं के कारण मृत्यु हो गई थी, तो कौन था वो, तो आप आंसर कमेंट करके बताइए किसकी, मतलब कि किसमें, बरेली की जेल में अमानुषिक यातनाओं के दौरान मृत्यु हो गई थी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, प्रताप सिंह बारट। प्रताप सिंह बारट की मृत्यु हो गई थी, और इसे बनारस षड्यंत्र के तहत, बनारस षड्यंत्र के तहत गिरफ्तार किया गया था। बनारस षड्यंत्र के आरोप में गिरफ्तार किया गया था किन्हें, प्रताप सिंह बारट को। केसरी सिंह बारट की बात करें, केसरी सिंह बारट को हजारीबाग जेल में रखा गया। हजारीबाग हजारीबाग जेल जो है वो बिहार में है, यहाँ पर इसे रखा गया। और इनका मतलब किस किस षड्यंत्र में इनका नाम था, तो साधु प्यारेलाल हत्याकांड, साधु प्यारेलाल हत्याकांड। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, इसलिए याद रखना है आपको। और बात करें अर्जुन लाल सेठी की, जो अर्जुन लाल सेठी हैं उनका संबंध किस जेल से था, तो ये इन्हें बेलूर जेल में छेद किया गया था, बेलूर जेल में। और बेलूर जेल में किस लिए भेजा गया, निमेज हत्याकांड के कारण, निमेज या आरा कांड के कारण, निमेज या आरा कांड के कारण इन्हें इसमें वेलूर जेल में भेजा गया था। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है, 1938 में स्थापित मेवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे। अभी प्रश्न पूछा गया है, मतलब कि कल ही के पेपर में था, संस्कृत डिपार्टमेंट का जो पेपर हुआ उसमें प्रश्न था कि मेवाड़ प्रजामंडल के उपाध्यक्ष कौन थे। तो आप सभी कमेंट करके बताइएगा उपाध्यक्ष कौन थे मेवाड़ प्रजामंडल के, इन चारों ऑप्शनों में से आंसर है। तो बात करते हैं मेवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे, माणिक्यलाल वर्मा, पुरेलाल बेया, मोहनलाल सुगाड़िया, बलवंत सिंह मेहता। मेवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष के रूप में कौन थे, बलवंत सिंह मेहता। बलवंत सिंह मेहता अध्यक्ष थे। और कल के पेपर में हमारे प्रश्न था इसके उपाध्यक्ष कौन थे, पुरेलाल बेया, इसके उपाध्यक्ष बनाया गया था। उपाध्यक्ष बनाया गया, जिन्हें किसके जेल में कैद किया था, तो हमारे सराडा जेल में, सराडा दुर्ग जो है वो मेवाड़ का काला पानी जिसे कहते हैं, वहाँ पर इन्हें कैद किया गया था बुरेलाल बेया को। और माणिक्यलाल वर्मा द्वारा मेवाड़ प्रजामंडल का संस्थापन किया गया। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है, रियासत में संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई। तो रियासती विभाग है उसकी स्थापना कब की गई, 1946, 1947, 1952, 1956। तो रियासती विभाग की स्थापना कब की गई, ये की गई हमारे 5 जुलाई 1947, 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग की स्थापना सरदार पटेल द्वारा, सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा, सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा, भारत का लौह पुरुष जिन्हें हम कहते हैं, उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई। और इसके सचिव किसे बनाया गया, वीपी मेनन को, वीपी मेनन को इसके सचिव बनाया गया रियासती विभाग के। अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न है, मंडोर के प्रत्यार वंश के मतलब कि शासक की वंशावली किससे प्रारंभ होती है। मंडोर के प्रत्यार वंश की वंशावली हरिश्चंद्र से, नागभट्ट से, रज्जिल से, कुकू से। तो किससे वंशावली प्रारंभ होती है, वंशावली तो हमारे प्रारंभ होती है हमारे रज्जिल से, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, रज्जिल से प्रारंभ होती है। परंतु हमारे हरिश्चंद्र जो था वो मंडोर के यहाँ प्रत्यार वंश के मतलब कि संस्थापक हैं, यहाँ पे मूल पुरुष हैं। और प्रत्यार वंश की 26 शाखाएं हैं, 26 शाखाएं हैं। और इनमें सबसे प्रतापी शासक माना जाता है मंडोर में नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम जो था वो प्रथम प्रतापी शासक था। इसने किसको राजधानी बनाया था, इसने मंडोर से मेड़ता को राजधानी बनाया था। अगला प्रश्न, आमेर के राजा पारमल ने, पारमल ने अकबर की अधीनता कब स्वीकार की थी। तो आमेर का राजा पारमल जो था उसने अकबर की अधीनता 1585, 1563, 1562, 1563। तो अकबर ने मतलब कि अकबर की अधीनता सर्वप्रथम पारमल ने, प्रथम राजपूत शासक था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी या मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। और उनके साथ वैवाहिक संबंध बनाए थे कब, 1562 में। ये प्रथम मतलब कि राजपूत शासक था पारमल। ये आप प्रश्न कई बार पूछा गया है, ये भी आपको याद रखना है। और इसने जो है वो पारमल ने सर्वप्रथम अपनी पुत्री का विवाह किया था किसके साथ, अकबर के साथ। और 1567 में बिहारी मल ने मतलब कि 1567 में भी मतलब कि भगवंत दास ने इसकी अधीनता स्वीकार की थी। और बारमल को ही बिहारी मल कहते हैं, क्या कहते हैं, बारमल को ही बिहारी मल कहा जाता है। अगला प्रश्न है,
आबू के परमार वंश के संस्थापक कौन थे? आबू का परमार वंश जो था उसके संस्थापक कौन थे? मूलराज, धर्मपाल, धूमराज, उत्पलराज। तो आबू के परमार वंश का संस्थापक कौन था? धूमराज। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। धूमराज जो था वो किसका? आबू के परमार वंश का संस्थापक था। और यहाँ की इसकी राजधानी किसने बनाई? इसकी राजधानी किसे बनाया गया? चंद्रावती को इसकी राजधानी बनाया गया था। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है भटनेर दुर्ग का निर्माणकर्ता कौन है? भटनेर दुर्ग के निर्माणकर्ता राजा संप्रति, राजा मान, राजा भूपत, वीर नारायण। तो भटनेर दुर्ग के निर्माणकर्ता कौन है? राजा भूपत। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। राजा भूपत द्वारा भटनेर दुर्ग का निर्माण तीसरी ईस्वी में करवाया गया, तीसरी सदी में करवाया गया राजा भूपत द्वारा। और ये जो दुर्ग है वो घग्गर नदी के किनारे हैं, घग्गर नदी के किनारे। कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में है। कहाँ पर? हनुमानगढ़ में ये दुर्ग स्थित है। राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है, राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है। और बात करें इसकी, तो ये जो है वो अभी जर्जर अवस्था में है, जर्जर अवस्था में है। पहले ये सबसे मजबूत दुर्ग माना जाता था, अभी तो ये खंडर या जर्जर अवस्था में है। अगली इसकी बात करें, वीरनारायण पवार द्वारा, वीरनारायण पवार द्वारा सिवाना दुर्ग का निर्माण करवाया गया। राजा संप्रति द्वारा सबसे प्रारंभिक हमारे कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण, सबसे प्रारंभिक निर्माण करवाया गया। नौलखा बावड़ी की बात करते हैं। नौलखा बावड़ी कहाँ स्थित है? नौलखा बावड़ी उदयपुर, डूंगरपुर, कुंभलगढ़, झालावाड़। तो नौलखा बावड़ी जो है वो कहाँ पर स्थित है? डूंगरपुर में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नौलखा बावड़ी जो है वो डूंगरपुर में स्थित है। और नौलखा मतलब कि नौलखा बावड़ी जो है डूंगरपुर में। त्रिमुखी बावड़ी, इसके अलावा त्रिमुखी बावड़ी की बात करें, ये भी प्रश्न पूछा गया है। त्रिमुखी बावड़ी ये कहाँ पर है? ये हमारे स्थित है उदयपुर में। त्रिमुखी बावड़ी उदयपुर में है, नौलखा बावड़ी उदयपुर में, सॉरी डूंगरपुर में है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो इससे अलावा झालावाड़ में, झालावाड़ में नौलखा दुर्ग भी स्थित है। झालावाड़ में नौलखा दुर्ग स्थित है। कौन राजपूताना चित्रकला के स्कूलों और उनकी शैलियों से सही सुमेलित नहीं है? मतलब कि मेवाड़ स्कूल में नाथद्वारा और देवगढ़ शैली थी, मारवाड़ में किशनगढ़ नागौर शैली, हड़ौती स्कूल में कोटा बूंदी शैली, ढूंढाड़ स्कूल में चामुंड उदयपुर शैली। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन ए में देखते हैं, मेवाड़ शैली है। मेवाड़ शैली में नाथद्वारा और देवगढ़ शैली इसकी उपशैलियाँ थी। मारवाड़ में किशनगढ़ और नागौर इसकी उपशैलियाँ थी, सही है। हड़ौती में कोटा और बूंदी इसकी उपशैली थी, ये भी सही है। और ढूंढाड़ में ऑप्शन डी जो है वो सुमेलित नहीं है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ढूंढाड़ शैली जो है उसमें चामुंड और उदयपुर नहीं थी। चामुंड और उदयपुर जो थी वो हमारे मेवाड़ में थी, मेवाड़ स्कूल के अंतर्गत आती थी। तो हमारे ढूंढाड़ में कौन सी आती थी? ढूंढाड़ में आती थी हमारे कौन कौन सी? एक तो आमेर, आमेर, अलवर और उनियारा, उनियारा। और कौन सी शैलियाँ आती थी? तो आप कमेंट करके बताइए। इसके अलावा कौन सी शैलियाँ आती थी? शेखावटी भी आती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न है, ब्लू पोट्री को राजस्थान में किस शासक द्वारा लाया गया था? जो ब्लू पोट्री कला थी, ब्लू पोट्री कला जो थी वो कहाँ की प्रसिद्ध थी? जयपुर की। जयपुर की ब्लू पोट्री प्रसिद्ध है। उसको राजस्थान में किस शासक द्वारा लाया गया? राम सिंह, मान सिंह, भगवंत सिंह, माधो सिंह। तो ब्लू पोट्री को राजस्थान में किसके द्वारा लाया गया? राम सिंह सेकंड द्वारा, राम सिंह सेकंड द्वारा लाया गया ब्लू पोट्री को राजस्थान में। और इसके प्रसिद्ध कलाकार जो थे वो वहाँ कहाँ से लाए गए थे? लाहौर से, लाहौर से, यहाँ पर्सिया ईरान से ये कला लाई गई थी, पर्सिया ईरान से। इसके प्रसिद्ध कलाकार जो सिखाए गए थे वो कौन थे? चूड़ामन और कालूराम। ये जो थे इसके प्रसिद्ध कलाकार जो थे वो सर्वप्रथम सिखाकर लाए गए थे। बाकी इसके मतलब कि हमारे इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन है? एक तो कृपाल सिंह शेखावत, कृपाल सिंह शेखावत, इनके बारे में कई बार प्रश्न पूछा गए हैं, तो ये याद रखना है। कृपाल सिंह शेखावत ब्लू पोट्री के प्रसिद्ध कलाकार थे और इन्हें 1974 में, कब? 1974 में पद्मश्री भी मिला है इसके लिए, ब्लू पोट्री कला के लिए। अगला प्रश्न, और जो मानसिंह था वहाँ का, जयपुर का मानसिंह था, उसने मीनाकारी कला को राजस्थान में लाया था। कौन सा मृत्युभोज और जनजातियों में सुमेलित नहीं है? 628वां प्रश्न है, नीचे दिए गए मृत्युभोज और जनजातियों में कौन सा सुमेलित? भील, काइटो, ग्रासिया, कांदिया या मेघ, सहारिया, काटो, मीना, मौसर। तो कौन सी जनजाति का मतलब कि मृत्युभोज सुमेलित नहीं है? कमेंट करके बताइए। भील जो जनजाति है उसके मतलब कि मृत्युभोज को काइटो या फिर काटो कहा जाता है। इसके अलावा ग्रासिया जनजाति के जो मृत्युभोज है उसको कांदिया या फिर मेघ भी कहा जाता है। सहरिया जनजाति के काटो नहीं कहा जाता। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। सहरिया जनजाति का मृत्युभोज जो है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है लोकामी। लोकामी जो है वो सहरिया जनजाति में मृत्युभोज को कहा जाता है। मीना का मौसर का सही है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान की भाषा के लिए सर्वप्रथम राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया था? जो राजस्थानी भाषा है, राजस्थानी भाषा के लिए सर्वप्रथम राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया था? कुशल लाभ, सूर्यमल मिश्रण, जॉर्ज क्रिश्चियन, जेम्स टोड। अभी एलडीसी का पेपर हुआ हमारे 2024 में, उसमें प्रश्न था कि राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो आप कमेंट करके बताइए राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया। बात करते हैं राजस्थानी शब्द का, तो राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग जॉर्ज क्रिश्चियन द्वारा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, जॉर्ज क्रिश्चियन द्वारा इस शब्द का प्रयोग किया गया। और किस पुस्तक में किया गया इसकी? तो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया,
लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में इसका वर्णन किया गया, यानी इसका प्रयोग सर्वप्रथम किया गया। और कब की है, तो 1907-8 की, और इसका प्रकाशन 1907-8 में हुआ। 8 इसका 1908 ये प्रश्न एक बार पूछा गया था असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर में। और इसने राजस्थानी भाषा को कितने भागों में बांटा है, 5 भागों में। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि राजस्थानी भाषा को कितने भागों में बांटा है, 5 भागों में बांटा है। और जो हमारा एलडीसी 2024 में प्रश्न है कि राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, मतलब राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, कर्नल जेम्स टोड ने, कर्नल जेम्स टोड ने, जिसे हम राजस्थानी इतिहास का पिता भी कहते हैं। और इसने कब किया, ये आप कमेंट करके बताइए कब इसका प्रयोग किया। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है अभानेरी और राजौरगढ़, अभानेरी और राजौरगढ़ कलात्मक वैभव किस काल के हैं। जो अभानेरी मंदिर और राजौरगढ़ में मंदिर हैं वो किस काल के हैं, गुर्जर प्रतिहार, चौहान, राठौड़, परमार। तो अभानेरी राजौरगढ़ ये किस काल के हैं, गुर्जर प्रतिहार कालीन मंदिर है। गुर्जर प्रतिहार कालीन यहाँ पे किस शैली में बने, महामारू शैली में, महामारू शैली में। और राजस्थान के कौन कौन से मंदिर जो हैं वो महामारू शैली में बने हैं, तो देखते हैं अपन कौन कौन से मंदिर हैं। सबसे पहले किराड़ू सोमेश्वर मंदिर, किराड़ू मंदिर लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर कहाँ पर है, तो बाड़मेर में। हर्षनाथ मंदिर कहाँ पर है, हर्षनाथ मंदिर ये कहाँ पर है, सीकर में, हर्षनाथ मंदिर सीकर में है। इसके अलावा बात करें तो अभानेरी मंदिर दौसा में, अंबिका मंदिर उदयपुर में, अंबिका मंदिर उदयपुर में, कुंभश्याम मंदिर चित्तौड़गढ़ में, ओशिया मंदिर, ओशिया का जो हरिहर मंदिर है, और कौन सा मंदिर, ओशिया का सचिका माता मंदिर, दोनों मंदिर जो है वो ओशिया मंदिर, दधी माता मंदिर ये भी महामारू शैली में बना है। इसके अलावा अहुआ का कामेश्वर मंदिर, हर्षद माता का मंदिर, ये कि हर्षद माता का मंदिर याद रखना, हर्षद माता का मंदिर ये पूछा गया है अभानेरी का, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर जो है महामारू शैली का अंतिम मंदिर है। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न हमारा है ऐतिहासिक दृष्टि से अहिरवाटी जो है वो किस नाम से जानी जाती हैं। जो अहिरवाटी जो है उसका अब अन्य नाम क्या है, मेवाती, मेवाड़ी, राठी, हीरवाटी। तो जो अहिरवाटी है उसको क्या कहते हैं, राठी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, राठी जो है वो अहिरवाटी का अन्य नाम है। और ये जो है वो किस क्षेत्र में बोली जाती है, पहले तो ये किसकी उपबोली है, आप कमेंट करके बताइए किसकी उपबोली है, उपबोली है। और इसका क्षेत्र की बात करें तो एक तो बहरोड़, मुंडावर व कोटपुतली, ये ऐसे ही क्षेत्र दिया था और पेपर में भी ऐसे ही पूछा जाता है। बहरोड़, मुंडावर और कोटपुतली क्षेत्र की बोली का नाम बताइए, यहाँ पे कौन सी बोली इन क्षेत्र में बोली जाती है। ये किसकी उपबोली है, मेवाती की, मेवाती की उपबोली है। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है सात सहेलियों का मंदिर कहाँ स्थित है। जो सात सहेलियों का प्रसिद्ध मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है, पिलानी, भीनमाल, चादरापाटन, नागदा। तो सात सहेलियों का मंदिर कहाँ पर है, चादरापाटन में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, चादरापाटन में स्थित है सात सहेलियों का मंदिर। और इसे क्या कहते हैं, सूर्य मंदिर भी कहा जाता है, सूर्य मंदिर भी कहा जाता है। और ये किसको समर्पित है, तो प्रभु विष्णु को, भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है। ये भी प्रश्न पूछा गया है इससे संबंधित। और बात करें इसकी, तो इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया, तो इसका निर्माण नागभट्ट द्वितीय द्वारा, प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है हमारा वीर सत्सई, बलवंत विलास, राम रंजाट के लेखक कौन है। श्यामल दास, सूर्यमल मिश्रण, गौरीशंकर, जगदीश। तो वीर सत्सई, बलवंत विलास और राम रंजाट, इसके लेखक कौन है, इसके लेखक है हमारे सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण जो है वो उसका संबंध किस रियासत से था, बूंदी रियासत से था। और इन वीर सत्सई, बलवंत विलास और राम रंजाट इनकी फर्स्ट रचना है, राम रंजाट इनकी फर्स्ट रचना है। बाकी जो हमारे वीर सत्सई हैं, वीर सत्सई में इन्होंने 1857 की क्रांति का वर्णन किया है। और इसके अलावा बात करें इसकी, तो ये जो है इनकी और रचना है वंश भास्कर, वंश भास्कर में बूंदी का इतिहास है। और बात करें इनकी तो धातु रूपावली, धातु रूपावली। और इनकी अन्य रचनाओं को आप कमेंट करके बताइए और कौन कौन सी रचनाएं थी। और ये जो थे वो बूंदी के राम सिंह द्वितीय के दरबारी विद्वान थे। अगला प्रश्न, तारा शर्मा का संबंध किस नृत्य से के प्रसिद्ध कलाकार हैं। भवई, तेरी तालिये, तेरा ताली, कच्ची घोड़ी, घेर। तो तारा शर्मा जो है वो किस नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार हैं, वो वर्तमान में प्रसिद्ध कलाकार हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, भवई नृत्य। भवई नृत्य जो है किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है, मेवाड़ क्षेत्र का। और तारा शर्मा जो है वो किसकी प्रसिद्ध कलाकार हैं, भवई नृत्य की। इसकी प्रथम महिला जो प्रसिद्ध कलाकार थी उसका नाम क्या था, आप कमेंट करके बताइए। जोधपुर से संबंधित थी, जोधपुर से संबंधित थी। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है मत्स्य संघ के प्रशासन को चलाने के लिए गठित मंत्रिमंडल में कौन शामिल नहीं था। तो मत्स्य संघ जो था वो कौन सा चरण था, हमारे फर्स्ट चरण था। फर्स्ट चरण जो था उसमें कौन कौन सी रियासतें थी, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। इसके मंत्रिमंडल बनाया गया था, उसमें कौन शामिल नहीं था, मास्टर भोलानाथ, चिरंजीव लाल शर्मा, मंगल सिंह, रमेश कुमार।
तो ये तो अलग ही नाम आ गए बिल्कुल, क्योंकि हमें सभी को पता है कि भाई इसके हम सब तो इसके राज प्रमुख और इसके प्रधानमंत्री और इसके उद्घाटनकर्ता ये पढ़ते हैं। इसका मंत्रिमंडल भी पूछा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। इसमें थे मास्टर भोलानाथ, चिरंजी लाल शर्मा और मंगल सिंह, तीनों इसमें सम्मिलित थे। रमेश कुमार जो था इसमें सम्मिलित नहीं था। इसके अलावा कौन कौन थे, तो आप कमेंट करके बताइए इनके अलावा और कौन कौन थे, आप भी सर्च करना। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है, रिको की स्थापना किस वर्ष की गई? 1990, 1989, 1980, 1971। तो रिको की स्थापना जो है वो किस वर्ष की गई? 1980 में। ऑप्शन बी करेक्ट, सी करेक्ट हो जाएगा। 1980 में इसकी स्थापना कंपनी के रूप में की गई, कंपनी के रूप में की गई। अगला प्रश्न है, राजस्थान का तीसरा निर्यात संवर्धन पार्क कहाँ घोषित किया गया या स्थापित किया गया? तो तीसरा निर्यात संवर्धन पार्क जो है वो कहाँ स्थापित किया? बोरानाडा, सीतापुरा, नीमराना, गिलोट। तो कहाँ पर तीसरा संवर्धन पार्क घोषित किया गया, यहाँ पे स्थापित किया गया? नीमराना में। नीमराना कहाँ पर है? कोटपुतली, बहरौड़ जिले में। कोटपुतली, बहरौड़ जिले में। और पहला कहाँ पर था? तो सीतापुरा, जयपुर। सीतापुरा, जयपुर में पहला निर्यात संवर्धन पार्क स्थापित किया गया। और दूसरा जो है हमारे बोरानाडा, जोधपुर में। बोरानाडा, जोधपुर में स्थापित किया गया दूसरा। पहला हो गया सीतापुरा, जयपुर, दूसरा बोरानाडा, जोधपुर, तीसरा कोटपुतली, बहरौड़, नीमराना क्षेत्र में। और अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न है, छोटी सर बड़ी सर उदयपुर में किसकी खान है? छोटी सर और बड़ी सर जो है उदयपुर में किसकी खान है? रॉक फास्फेट, टंगस्टन, पन्ना, मैग्नीज। तो छोटी सर और बड़ी सर जो है वो उदयपुर में किसकी खान है? मैग्नीज की। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, मैग्नीज की खान है छोटी सर और बड़ी सर। इसकी बात करें मैग्नीज की खान, तो ये प्रसिद्ध कहाँ पर पाई जाती है? सबसे ज़्यादा बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा में क्षेत्र पूछे तो कालाकुटा, कालाकुटा, लीलवानी, तलवाड़ा, ये क्षेत्र जो है वो बांसवाड़ा में मैग्नीज के प्रसिद्ध क्षेत्र हैं। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है, राजस्थान की कौन सी खाद्यान्न फसल के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान पर है? राजस्थान कौन सी खाद्यान्न जो फसल है उसके उत्पादन में भारत में प्रथम नंबर पर है? मक्का, मूंगफली, चना, बाजरा। तो कौन सी खाद्यान्न फसल है? बाजरा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बाजरा जो है उसका मतलब कि भारत के कुल बाजरा उत्पादन का लगभग 22%, लगभग 22% या 1/5 जो है वो राजस्थान उत्पादित करता है। तो राजस्थान इसमें फर्स्ट नंबर पर है, सर्वाधिक उत्पादन करता है। बाकी मूंगफली में ये दूसरे नंबर पर है, चना में ये तीसरे नंबर पर है। और बात करें तो मूंगफली जो है वो राजस्थान के किस क्षेत्र में होती है? लूणकरण क्षेत्र, लूणकरणसर क्षेत्र में होती है, बीकानेर में। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न क्या है, राजस्थान में सबसे बड़ा कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा है? तो राजस्थान में कुल कितने कंजर्वेशन रिजर्व हैं? 2023-24 के अनुसार, आर्थिक समीक्षा 2023-24 जो है उसके अनुसार कितने कंजर्वेशन रिजर्व हैं? कमेंट करके बताइए। शाहबाद बारा, मनसा माता, नीमका थाना, वाड़ा खेड़ा, सिरोही, रणखार, सांचौर। ये भी मनसा माता का प्रश्न तो पूछा गया था किस क्षेत्र में? तो झुंझुनू ऑप्शन आया था। और ये किसमें प्रश्न पूछा गया था? तो आरपीएससी का पेपर था, हमारे संस्कृत विभाग का पेपर था। किसके लिए? असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए संस्कृत विभाग का प्रश्न था। मनसा माता जो है वो कहाँ पर स्थित हैं? तो कंजर्वेशन रिजर्व से भी पूछा जा सकता है प्रश्न आपसे भी। तो आप बताइए कि भी कुल कितने कंजर्वेशन रिजर्व हैं सबसे पहले तो। और बात करते हैं सबसे बड़ा कंजर्वेशन रिजर्व, तो सबसे बड़ा कंजर्वेशन रिजर्व है हमारे कौन सा? शाहबाद बारा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। शाहबाद बारा जो है वो सबसे बड़ा कंजर्वेशन रिजर्व है। और सर्वाधिक कंजर्वेशन रिजर्व भी हमारे 12 में है। ऑप्शन मतलब 12 जो है वहाँ पर भी सर्वाधिक कंजर्वेशन रिजर्व है। बाकी वाड़ा खेड़ा सिरोही में है, रणखार जो है सांचौर में है। इंपॉर्टेंट है ये सब। और 36 कंजर्वेशन रिजर्व कुल हमारे राजस्थान में घोषित हैं। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है, कमरों को खुशबूदार और ठंडा रखने के लिए किस घास का प्रयोग किया जाता है? तो कमरों को खुशबूदार और ठंडा रखने के लिए मोतिया घास, खस घास, सेवण घास, करड़ घास। तो कमरों को खुशबूदार और ठंडा रखने के लिए खस घास का प्रयोग किया जाता है, जो किस क्षेत्र पर पाई जाती है? भरतपुर क्षेत्र में पाई जाती है। भरतपुर, छोईमाधोपुर, अलवर इस क्षेत्र पर पाई जाती है कमरों को ठंडा और खुशबूदार रखने के लिए। मोतिया घास, मोतिया घास मिट्टी घास है जो ताल छापर चूरू में पाई जाती है। ताल छापर चूरू अभ्यारण्य है, यहाँ पर ताल छापर चूरू क्षेत्र में पाई जाती है मोतिया घास। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है हमारा, आईजीएनपी का संभागीय मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया? तो आईजीएनपी जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है उसका संभागीय मुख्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया? बीकानेर, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। आप सभी कमेंट करके बताइए आईजीएनपी का संभागीय मुख्यालय कहाँ पर है? जो आईजीएनपी है वो राजस्थान की सबसे बड़ी नहर परियोजना है और आधुनिक मतलब कि भारत का आधुनिक राजस्थान का तीर्थ भी कहा जाता है और राजस्थान और भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना है। इसके अलावा बात करें तो इसका संभागीय मुख्यालय जो है वो जयपुर में। ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा, जयपुर में है। बाकी आप सभी हम सभी सोचते हैं कि भाई इनसे गुजर रहे हैं तो इनमें होगा, बाकी जयपुर में इसका संभागीय मुख्यालय पड़ता है। अगला प्रश्न,
तो अगला प्रश्न है नवनेरा बांध किस तहसील में स्थित है? नवनेरा बांध सांगोद, बिगोद, दिगोद, पिवलोद। तो नवनेरा बांध है वो किसके तहत शुरू है? तो ईस्टर्न नहर केनाल परियोजना है। ईस्टर्न साइड की पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना जो है उसके तहत बनाया गया नवनेरा बांध काली सिंध नदी पर। कौन सी नदी पर? काली सिंध नदी पर, सांगोद स्थान पर है। किस तहसील में है? सांगोद तहसील में। तो आप सभी कमेंट करके बताइए कौन से जिले में है काली सिंध नदी पर सांगोद तहसील में। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है दुगारी झील और कनक सागर झील किस जिले में स्थित है? दुगारी और कनक सागर जो झील है वो किस जिले में स्थित है? जयपुर, बूंदी, डूंगरपुर, उदयपुर। तो दुगारी झील और कनक सागर झील जो है किस जिले में स्थित है? बूंदी जिले में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बूंदी जिले में पड़ती है हमारे कनक सागर झील और दुगारी झील। अगला प्रश्न, वाकल, मेसवा, हाथीमती किस नदी की सहायक नदियां हैं? मही, बनास, साबरमती, चंबल। तो वाकल, मेसवा, हाथीमती ये किसकी सहायक नदियां हैं? साबरमती। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, साबरमती की। और साबरमती जो है कहाँ की नदी है? उदयपुर में। उदयपुर में ओनली एक ही जिले में उदयपुर में बहती हैं। और साबरमती जो है इसका उद्गम कहाँ से है? आप कमेंट करके बताइए उसका उद्गम कहाँ से है। और बात करें वाकल, मेसवा, हाथीमती, इसके अलावा मानसी, ये सब जो है वो ये किसकी साबरमती की मतलब की सहायक नदियां हैं। और ये गुजरात की साबरमती जो है वो गुजरात की प्रमुख नदी है। इसका उद्गम आप सभी कमेंट कीजिए उद्गम कहाँ से होता है। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है जेप्सी फेरस मृदा राजस्थान के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो जेप्सी फेरस मृदा है और राजस्थान के किस क्षेत्र में? उदयपुर, कोटा, गंगानगर, बीकानेर। तो जेप्सी फेरस मृदा जो है राजस्थान के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, बीकानेर में। जेप्सी फेरस मृदा जो राजस्थान का कृषि विभाग है उसके द्वारा अलग से जारी की गई 14 मृदाएं हैं, उनको अलग से जिलों वाइज जारी किया गया है, पुराने जिलों के हिसाब से ही है। तो बीकानेर में पाई जाती है जेप्सी फेरस मृदा। उदयपुर और कोटा में पर्वतीय मृदाएं उनके अनुसार। और कौन सी? तो गंगानगर में कौन सी मृदा है? एक तो रेविरिना। और कौन सी है? तो एक साइरोक्स साइरोक्स मृदा पाई जाती है कहाँ पर? गंगानगर में। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है राजस्थान में पहला पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? अमर सागर, देवगढ़, बीटली, सोडा। तो राजस्थान का पहला पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? अमर सागर। अमर सागर कहाँ पर है? जैसलमेर में। जैसलमेर में। दूसरा देवगढ़ प्रतापगढ़ में है। तीसरा बीटली जो हमारे जोधपुर में है। और सोडा जैसलमेर में चौथा है। बाकी निजी क्षेत्र में पहला जो है वो कहाँ स्थापित किया गया? निजी क्षेत्र में। निजी क्षेत्र में पहला जो है वो प्रथम वो कहाँ पर है? बड़ा बाग। और बड़ा बाग कहाँ पर है? तो बड़ा बाग हमारे जैसलमेर में है। जैसलमेर में सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए। पहला तो अमर सागर जैसलमेर में स्थापित किया गया और निजी क्षेत्र का पहला बड़ा बाग जैसलमेर। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली के पर्वत से संबंधित नहीं है? अरावली से संबंधित नहीं है कौन सा? उड़िया का पठार, रसाड़िया का पठार, कोराट का पठार, बघेलखंड का पठार। तो अरावली से संबंधित कौन सा पठार नहीं है? कमेंट करके बताइए। उड़िया का पठार जो है सबसे ऊंचा पठार है राजस्थान का, सबसे ऊंचा पठार। कितना ऊंचा है? 1360 मीटर ऊंचा है। और ये भी तो अरावली का हिस्सा है। लसाड़िया का पठार जयसमंद झील के किनारे है। जयसमंद झील के किनारे कटापटा पठार, किनारे कटापटा पठार, लसाड़िया का पठार। कोराट का पठार कहाँ पर है? सिरोही में, पूर्वी सिरोही में। ये भी पूछा गया है कि कौन किस साइड पर है? पूर्वी सिरोही में स्थित है कोराट का पठार। बघेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार जो एमपी में स्थित है, ये अरावली का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बघेलखंड का पठार जो है वो विंध्यन या फिर जो विंध्य पर्वत है उसका हिस्सा है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है निम्न में से राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? माउंट आबू, सम, फलोदी, जैसलमेर। तो सबसे शुष्क स्थान पूछा है। आप सभी अच्छे से देखना प्रश्न को। राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान पूछा है तो ये कौन सा हो जाएगा? फलोदी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फलोदी जो है सबसे शुष्क स्थान है। बाकी जैसलमेर जो है सबसे शुष्क जिला है। सबसे शुष्क जिला है कौन सा है? जैसलमेर। सम गाँव जो है वो राजस्थान में मतलब कि सबसे ज़्यादा रेत यहाँ पर पाई जाती है। और राजस्थान का थंडर बोल्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थंडर बोल्ट कहा जाता है। माउंट आबू सबसे ठंडा स्थान है राजस्थान का। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है राजस्थान में लाडली योजना की शुरुआत कब हुई? लाडली योजना जो है उसकी शुरुआत कब हुई? 2022, 2023, 2024, 2021। तो कमेंट करके बताइए लाडली योजना की शुरुआत कब हुई? तो लाडली योजना का संबंध जो है वो मतलब कि हमारे जो प्रदेश की महिलाएं या लड़कियां जो हैं उन्हें सशक्त बनाना, यानी कि उन्हें सशक्त बनाना ताकि वो मतलब कि उनकी सुरक्षा के लिए मतलब प्रत्येक चौराहे पर कैमरे लगाए जाएंगे इस योजना के तहत। तो ये कब स्टार्ट हुई? 2024 में। फरवरी 2024 में जो है वो बजट के दौरान इसकी घोषणा की गई लाडली योजना की।
और लाडो योजना की भी शुरुआत की गई। इसमें तो लाडो योजना की शुरुआत भी बजट के अनुसार ही की गई। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के प्रश्न। जिनमें से आपके कितने प्रश्न करेक्ट होते हैं कमेंट करके बताना, और आपका स्कोर कितना रहा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक बने रहिए। धन्यवाद।